अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के चौथे और पाँचवें सदस्य के रूप में कौन से देश शामिल हुए हैं। तो ये शामिल हुए हैं मॉरिशस एवं बांग्लादेश। और ये कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की स्थापना हुई थी 2020 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी फिलीपीन सागर से टकराए यागी तूफान से कौन से देश प्रभावित हुए। तो यागी तूफान पश्चिमी फिलीपीन सागर में आया था और इससे म्यांमार, लाओस, वियतनाम, चीन और थाईलैंड प्रभावित हुए थे। और इसी तूफ़ान की वजह से जो म्यांमार, लाओस और वियतनाम में जो समस्या उत्पन्न हुई थी, तो इन देशों को भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत राहत सामग्री भी भेजी थी। तो यागी तूफ़ान पश्चिमी फिलीपीन सागर में और ऑपरेशन सद्भाव किसने चलाया था? भारत ने। अगला प्रश्न कि नाबालिग बच्चों की भविष्य में आर्थिक सुरक्षा हेतु नई एनपीएस योजना कौन सी है। एनपीएस मतलब नेशनल पेमेंट स्कीम। तो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एनपीएस वात्सल नाम से एक योजना शुरू की गई है और इस योजना के बारे में 2024-25 के बजट में भी घोषणा की गई थी। और ये जो एनपीएस वात्सल योजना है ये पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा विनियमित की जाएगी, कंट्रोल की जाएगी। और ये जो योजना है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए होगी और 18 वर्ष के जब बच्चे हो जाएंगे तो ये नॉर्मल एनपीएस के तहत इस योजना को चलाया जा सकेगा। इस योजना में प्रतिवर्ष 1000 रुपये की राशि जमा करनी होगी और जब 60 वर्ष की उम्र हो जाएगी तो इनकी जमा राशि के हिसाब से उनको पेंशन दी जाएगी। तो एनपीएस वात्सल योजना बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि महिलाओं को वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए सुभद्रा योजना ओडिशा राज्य में शुरू की गई है और ये योजना 21 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए होगी और जिनकी आय प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपए से कम होगी। और ये योजना अगले 5 वर्ष के लिए लागू की जाएगी यानी कि 2024 से 2029 के लिए और प्रतिवर्ष 10,000 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे 5,000 की 2 किस्तों में और टोटल 5 सालों में 50,000 रुपये की राशि सुभद्रा योजना के तहत ओडिशा की महिलाओं को प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है कि 66वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया। तो कुल 4 लोगों को और एक संस्था को ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, जिसमें भूटान के विचारक हैं कर्मा फुत्सो, वियतनाम की डॉक्टर हैं गुयेन थी नगोक फुओंग, जापान के फिल्म निर्देशक हैं मियाजाकी हायाओ, इंडोनेशिया की पर्यावरणवादी हैं फरवीजा फरहान और जो संस्था है वो है थाईलैंड की रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट। तो इन 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया जिसमें से 4 व्यक्ति हैं और एक संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्टर्न ब्रिज 7 द्विपक्षीय वायु अभ्यास किन देशों के बीच हुआ। तो ईस्टर्न ब्रिज वायु अभ्यास हुआ है भारत और ओमान के बीच में और ये हुआ है ओमान के मसीरा एयरबेस पे और इसमें भारत की तरफ से मिग-29, जगुआर और C-17 जैसे जहाज़ों ने हिस्सा लिया था। ईस्टर्न ब्रिज 7 भारत और ओमान के बीच में। अगला प्रश्न वरुण 2024 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच हुआ। ये नौसैनिक अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है वरुण 2024? भूमध्य सागर में। और इसमें भारत की तरफ से INS तबर और समुद्री निगरानी विमान है P-8I। ये लंबी दूरी का समुद्री निगरानी विमान है P-8I। इन दोनों ने हिस्सा लिया था। तो ये भी पूछा जा रहा है आजकल कि किन जहाज़ों ने एयरक्राफ्ट में हिस्सा लिया है। तो INS तबर ने लिया है और समुद्री निगरानी विमान है P-8I। अगला प्रश्न देखते हैं। युद्ध अभ्यास 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ। तो युद्ध अभ्यास प्रतिवर्ष होता है, एक बार भारत में होगा, अगली बार अमेरिका में होगा, तो इस तरह ये अभ्यास होता रहता है। तो इस बार युद्ध अभ्यास 2024 हुआ था भारत और अमेरिका के बीच में महाजन फील्ड रेंज बीकानेर में महाजन फील्ड रेंज है, वहाँ पर हुआ था युद्ध अभ्यास 2024 और लास्ट ईयर ही हुआ था 2023 में अलास्का USA में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कार्बन मुक्त घोषित किया जाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है। तो भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कार्बन मुक्त घोषित कर दिया गया है। इस हवाई अड्डे को 2030 तक कार्बन मुक्त होना था
और इसने इससे पहले ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कार्बन मुक्त घोषित हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जो अमेरिकी ओपन होता है, तो इस बार का अमेरिकी ओपन 2024 जीता है इटली के यानिक सिनर ने। जितने भी ओपन होते हैं, ओपन टूर्नामेंट होते हैं जो टेनिस से रिलेटेड हैं, इसमें वर्ष का सबसे आखिरी जो टूर्नामेंट होता है टेनिस का, वो होता है यूएस ओपन, जो कि इटली के यानिक सिनर ने पुरुष एकल खिताब जीता है और इन्होंने अमेरिका के टेलर फिट्ज को हराया था। और इसी वर्ष उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी पुरुष एकल खिताब जीता और महिला एकल का खिताब जीता था बेलारूस की आर्याना सबलेंका ने। इन्होंने किसको हराया था? अमेरिका की जेसिका पेगुला को। हम अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में संपन्न विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। और इसी सत्र के दौरान असम के मोइदम, जिसे चेराईदेव मोइदम बोलते हैं, जो कि अहोम राजवंश के टीले पर दफनाने की एक प्रणाली है। अहोम राजवंश के जो लोग होते थे उनको एक टीले नुमा संरचना में दफना दिया जाता था। और इस मोइदम को, जो असम के मोइदम हैं, यानी कि जो समाधान प्रणालियां हैं उनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और 46वां सत्र ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। और सांस्कृतिक श्रेणी में पूर्वोत्तर राज्य से पहला स्थल है। पूर्वोत्तर से जो स्थल चुने गए उसमें असम के 2 स्थल हैं, जिसमें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और मानस राष्ट्रीय उद्यान है। और ये दोनों ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के प्राकृतिक श्रेणी के स्थलों में शामिल हैं। तो मोइदम या मैदान अहोम राजवंश, जो कि 13वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान वहाँ पर रहे थे, कि टीला नुमा संरचना है और दफनाने की प्रणाली है। भारत में टोटल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें कि 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। और पार्क महत्वपूर्ण प्रश्न, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 2024 के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इस सूचकांक में भारत का स्थान है 129वां। और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। टोटल 146 देशों में भारत की 129वीं रैंकिंग है। और 2023 में भारत को 127वां स्थान मिला था और इस बार 129वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन के 24वें शिखर सम्मेलन में किस देश के शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष ने भाग नहीं लिया था? तो संघाई सहयोग संगठन का जो 24वां शिखर सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। और इस सम्मेलन में जो पीएम और राष्ट्रपति भाग लेते हैं विभिन्न देशों के, इस बार भारत की ओर से पीएम या प्रेसिडेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। और इस एससीओ का 24वां शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। और इसी सम्मेलन के दौरान संघाई सहयोग संगठन का जो 10वां सदस्य नामित किया गया था, 10वां सदस्य घोषित हुआ, वो था बेलारूस। तो संघाई सहयोग संगठन में अब कुल 10 सदस्य हो गए हैं और 10वां सदस्य है बेलारूस। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान चर्चित भीष्म क्यूब भेंट किए? तो हाल ही में पीएम मोदी ने यूक्रेन की यात्रा की थी और यूक्रेन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम बने थे। तो यूक्रेन की राजधानी कीव में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भीष्म, जिसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री क्यूब, एक तरह के इमरजेंसी बॉक्स है जिसमें कि जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, जैसे कि दवाइयाँ, शल्य क्रिया के कुछ उपकरण हैं, सर्जरी करने के उपकरण हैं। और इस भीष्म क्यूब को एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित भी किया जा सकता है, यानी कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी इसको स्थानांतरित कर सकते हैं, या बस या ट्रेन, किसी के भी माध्यम से इसको स्थानांतरित किया सकता है। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी की, मेडिकल इमरजेंसी की, वहाँ ही भीष्म क्यूब बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है? तो भारत का पहला बार बार प्रयोग करने योग्य हाइब्रिड रॉकेट है रूमी-1, RHUMI-1, रूमी-1, जो कि तमिलनाडु के थिरुविडांडाई से प्रक्षेपित किया गया।
एक रॉकेट के माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया गया है। और ये बनाया किसके द्वारा गया है? तमिलनाडु का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्पेस जॉन इंडिया। तो स्पेस जॉन इंडिया के द्वारा ये विकसित किया गया है पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी 1। अगला प्रश्न है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए जो जारी किए गए उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है आट्टम को। मलयालम भाषा की एक फिल्म है आट्टम, इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया जिसके निर्देशक हैं आनंद एकरसी। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जैसे कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म वो है गुलमोहर, निर्देशक है राहुल वी चिट्टेला। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी है? वो है कांतारा जो कि कन्नड़ भाषा की फिल्म है और इसके निर्देशक थे ऋषभ सेठी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज आर बड़जात्या फिल्म ऊंचाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन किस फिल्म के लिए? तिरुचित्राम्बलम के लिए। तथा मानसी पारेख, इन दोनों को ही दिया गया, नित्या मेनन को भी और मानसी पारेख को भी। मानसी पारेख को दिया गया कच्छ एक्सप्रेस के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक अरिजीत सिंह। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका बॉम्बे जयश्री। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार प्रीतम और सर्वश्रेष्ठ गीतकार नौशाद सदर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से। अगला प्रश्न कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भारत सूचकांक में किन राज्यों ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त किया है केरल और उत्तराखंड ने संयुक्त रूप से। और सबसे निचले स्थान पर कौन रहा है? बिहार। और ये सूचकांक 2018 से शुरू हुआ था और ये इस बार का यानी कि 2024 का संस्करण चौथा संस्करण था। तो पहला स्थान किसका है? केरल और उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है कि आईएनएस अरिहंत श्रेणी की किस परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया? तो नौसेना में शामिल किया गया है आईएनएस अरिघात को। ये पहली परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी कौन सी थी? आईएनएस अरिहंत, जिसको कि 2016 में नौसेना में शामिल किया गया था। और ये दूसरी है कौन सी? आईएनएस अरिघात। आईएनएस अरिघात की लंबाई है 112 मीटर, वजन है 6000 टन और इसमें 12 K-15 मिसाइलें लगी हुई हैं। 12 K-15 मिसाइलें लगी हुई हैं और 4 K-4 मिसाइल लगी हुई। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन सी मिसाइलें हैं? तो K-15 एंड K-4। और ये जो पनडुब्बी है परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी, ये भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत संचालित की जाती है और जिसका पूरा नियंत्रण किसके हाथ में होता है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। भले ही ये नौसेना के पास है लेकिन इसकी कमांड किसके पास रहेगी? पीएम के पास, क्योंकि ये परमाणु शक्ति संपन्न है इस वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं कि 23वें विधि आयोग का कार्यकाल क्या है? तो 23वें विधि आयोग का कार्यकाल है 3 वर्ष। कब से कब तक? 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। और विधि आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि क्वाड का 6वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था डेलावेयर यूएसए में। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक जगह है डेलावेयर, वहाँ पर क्वाड का 6वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के भविष्य के शिखर सम्मेलन में भी पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित होना था, उसमें भी पार्टिसिपेट किसने किया था? पीएम मोदी जी ने। और भारत की ओर से कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम, एक कैंसर के उपचार के लिए कार्यक्रम था कैंसर मूनशॉट जिसका नाम है, उसके लिए भारत की तरफ से $75 लाख की मदद की बात भी कही गई है। और इसके अलावा जो क्वाड का 7वां शिखर सम्मेलन होगा वो होगा भारत में। कि भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो भारत में कुल 85 रामसर स्थल हैं और साल 2024 में कुल 10 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। और ये जो 10 रामसर स्थल हैं उसमें सबसे लेटेस्ट कौन से हैं? वो है नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य और तवा जलाशय। ये 3 अभी हाल ही में शामिल किए गए हैं, जिनमें नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और काजू बेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है। इससे पहले बिहार के नागा और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को शामिल किया गया था। और दोनों रामसर स्थल ये बिहार के जमुई ज़िले के झाझा वन क्षेत्र में पड़ते हैं। और सबसे पहले इस साल 2024 में जो रामसर साइट शामिल किए गए थे वो थे अगनासनी मुहाना
मगधी केरे संरक्षण रिजर्व और अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, ये तीनों कर्नाटक में है, जबकि कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट ये दोनों तमिलनाडु में है। तो ये 10 रामसर स्थल कहाँ पर स्थित हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही जो रामसर कन्वेंशन था वो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आयोजित हुआ था, इसलिए इसको रामसर वेटलैंड कन्वेंशन भी कहा जाता है। और भारत ने रामसर संधि पर 1982 में हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ स्थित है। तो सेंट मार्टिन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में और यह बांग्लादेश का सबसे दक्षिण बिंदु है। और हाल में चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि जब बांग्लादेश में सत्ता पलट हो रहा था तो उसी के दरमियान उससे पहले शेख हसीना जी ने बोला था कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप को हथियाना चाहता है और ये सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका कब्जा करके वहाँ अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। अगला प्रश्न कि भारत में महिलाओं और पुरुषों की स्थिति पर सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय की रिपोर्ट है एक, जिसका शीर्षक कि भारत में महिलाएं और पुरुष 2023, यानी कि भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक वाली रिपोर्ट में 2017-18 से 2022-23 के दौरान महिलाओं की श्रम बल भागीदारी कितने प्रतिशत हो गई है, यानी कि महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कितना हो गया है। तो ये 2017-18 में जो कि 23.3% यानी कि 23.3% था, वो बढ़कर 37% हो गया है। और पुरुषों का 75.8 से लेके 78.5% हो गया है। इसी के साथ की जो मातृत्व मृत्यु दर है वो है 2030 तक 70 प्रति लाख जीवित जन्म, इसको 70 प्रति लाख जीवित जन्म तक प्राप्त करना हमें। और शिशु मृत्यु दर को 2020 में पुरुष और महिलाओं के लिए दोनों की 28 प्रति हजार जीवित जन्म थी और दोनों ही कम हुई हैं ये। और जो लिंगानुपात का लक्ष्य है वो 2036 तक 952 स्त्रियां प्रति हजार पुरुष, इसको अचीव करना है। और 2011 में जो लिंगानुपात था वो था 943, जो 2011 की जनगणना थी उनमें था 943 स्त्रियां प्रति हजार। और 2036 में जो जनसंख्या होगी वो होगी 152.2 करोड़, जिनमें महिलाएं होंगी 48.8% और 60 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों की वृद्धि हो जाएगी उस समय, और 15 वर्ष से कम उम्र के लोगों में कमी आएगी। और 2019 में जो चुनाव हुए थे उनमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत था 67.2, 67.2% महिलाओं ने मतदान किया था। और जितने भी स्टार्टअप हैं इंडिया में उनमें महिलाओं द्वारा जो स्टार्टअप शुरू किए गए हैं वो है 47.6%। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपको 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एक बार अच्छे से बार बार पढ़ लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ। तो ये सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित हुआ और ये मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया और भारत की तरफ से मद्रास रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है कि उदार शक्ति वायु अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच हुआ। तो ये भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति वायु अभ्यास का आयोजन किया गया और ये मलेशिया में एक जगह है क्वांतान, तो क्वांतान में ये आयोजित किया गया और भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया था। और इसी तरह एक हरमो शक्ति अभ्यास भी है जो वो भी भारत और मलेशिया के बीच होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मित्र शक्ति 2024 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ। तो ये सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था और ये श्रीलंका की में एक जगह है कि मदुरु ओया एक जगह है, वहाँ पर ये आयोजित किया गया था। और इस सैन्य अभ्यास में भारत की तरफ से राजपूताना राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो खान क्वेस्ट हुआ था भारत और मंगोलिया के बीच में, उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं कि नवा महिला T20 विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ। तो नवा महिला T20 विश्व कप का आयोजन होना था बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया और इसकी वजह से ये आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। तो दुबई में ये संयुक्त अरब अमीरात की जगह दुबई, वहाँ पर नवा महिला T20 विश्व कप का आयोजन किया गया। और इस विश्व कप में विजेता कौन रहा है, न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हरा के ये
विश्व कप जीता है। न्यूजीलैंड का यह पहला खिताब है और न्यूजीलैंड की कैप्टन है सोफी डिवाइन। और प्लेयर ऑफ द फाइनल और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी न्यूजीलैंड की एमिलिया केर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये आयोजन तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, लेकिन आईसीसी ने बांग्लादेश के मेज़बानी के अधिकार को बरकरार रखा है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा देश मेज़बान था, तो मेज़बान था बांग्लादेश। हुआ कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में। और जो 10वां T20 विश्व कप है वो होना कहाँ पे? 2026 में आयोजित होगा इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रही AD-1 और AD-2 क्या है? तो AD-1 और AD-2 ये दोनों ही भारत की इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं और इन मिसाइलों की जो रेंज है वो है 2000 किलोमीटर, यानी कि 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को ये रोकने में सक्षम है। इसी तरह अमेरिका का इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है जिसे हम थाड बोलते हैं, और आयरन डोम जो हाल में चर्चा में रहा था, और इजराइल का इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने हेल फायर 170 AGM 114R मिसाइलें खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हेल फायर मिसाइल खरीदने के लिए भारत ने समझौता किया है अमेरिका से। और ये हेल फायर मिसाइलें हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं, यानी कि एयर टू सरफेस मिसाइलें हैं। तो एयर टू सरफेस मिसाइलें हेल फायर भारत अमेरिका से खरीदेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत कौन सा है? तो भारत का प्रथम स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत है INS समर्थक। और ये किसके द्वारा निर्मित है? L&T के द्वारा, लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इन प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेगा और इस सीरीज को हम आगे भी जारी रखेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।